तो आज एयर मार्शल ए.के. भारती से ये पूछा गया कि क्या हमें लड़ाई में कुछ लॉस हुआ है। उनका पूछने का मतलब था रिपोर्टर का कि क्या राफेल का लॉस हुआ है। तो एयर मार्शल ने बोला कि दैट वी आर इन ए कॉम्बैट, हम लड़ाई में हैं और लड़ाई में लॉसेस होते हैं। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या हमने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा किया। द आंसर वुड बी थम्पिंग यस। एंड सेकेंडली, हमारे सारे पायलट सेफ हैं। अब उन्होंने आउटराइटली मना नहीं किया कि राफेल शॉट डाउन नहीं हुआ है, उन्होंने कहा कि हमारे सारे पायलट सेफ हैं। वो तो ऑब्वियस ही बात है कि जैसा कि रिपोर्ट्स आई कि पायलट्स ने इजेक्ट कर लिया था। और भटिंडा से जो न्यूज़ आ रही है कि जो रैकेज मिला है एयरक्राफ्ट का वो कहीं ना कहीं फ्रेंच से रिलेटेड है, फ्रांस से रिलेटेड है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हाउ कुड ए राफेल बी शॉट डाउन बाय J-10C, कि कैसे राफेल को शॉट डाउन किया। तो जितना भी मैटर अवेलेबल है अभी प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसको कंपाइल करके एक बेस्ट हाइपोथेसिस मैंने बनाई है। एक डिस्क्लेमर ये है कि ये हाइपोथेसिस है, इट इज़ नॉट सर्टेन, क्योंकि ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया गया। लेकिन अगर आप पीसीज को कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। सो ये है J-10C और ये है राफेल। ठीक है, तो अब ये कैसे हुआ होगा उससे पहले हमें इनके पेलोड्स को समझना पड़ेगा कि उस दिन हो क्या रहा था 7 तारीख को सुबह 1:15 बजे। तो यहां पर एक राफेल है। राफेल कैन कैरी स्टॉर्म शैडो स्कैल्प मिसाइल, जिसका रेंज होती है 550 किलोमीटर। लेकिन रिपोर्ट्स ने बताया कि उस दिन ये कैरी नहीं किया गया था। उसका रीज़न ये था कि जब अभिनंदन एपिसोड हुआ उसके बाद अब इंडियन गवर्नमेंट और आईएफ ने सोचा कि हमने एलओसी तो क्रॉस करनी नहीं है, एलओसी के अंदर रह के हमें टेरर कैंप को टारगेट करना है। इसलिए वो इसका दूसरा वर्जन आईआर गाइडेड मिसाइल लेके गए, जिसकी रेंज से सिर्फ 60 किलोमीटर, बिकॉज पर्पज ही वही था। एक्चुअली में आप असला बारूद तो उसी हिसाब से रखोगे ना जो आपका पर्पज ऑब्जेक्टिव होगा। उन्होंने एंटीसिपेट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा उस दिन। सो इस मिसाइल के बजाय सिर्फ ये मिसाइल कैरी की गई थी। और एक राफेल की सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी था, दैट राफेल इज 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, और एयर सुपीरियोरिटी है राफेल की, एक ये भी होता है। इधर था चाइनीज मेड J-10C। अब J-10C और राफेल की अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो नो डाउट राफेल मच अबव है उससे। लेकिन आज के टाइम पे इस वीडियो के बाद आपको समझाऊंगा कि कैसे एयर वारफेयर बिल्कुल चेंज हो चुका है। सिर्फ एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी मैटर नहीं करती। अब J-10C कैरी कर रहा था PL-15E मिसाइल। नो दिस मिसाइल इज स्पेशल। PL-15E इसीलिए बिकॉज ये एक एक्सपोर्ट वर्जन है। इसका जो चाइना में वर्जन है PL-15, उसकी रेंज कुछ 250 किलोमीटर है, बट ये जो एक्सपोर्ट वर्जन है इसकी रेंज है 145 किलोमीटर की। खेल इनकी इंटीग्रेशन से हुआ। और उससे पहले एक और चीज समझने की जरूरत है कि एक अवाक्स का नाम सुना होगा आपने, AWACS, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम। बेसिकली क्या होता है कि एयरक्राफ्ट में एक लिमिटेड पेलोड ही ले जा सकते हो आप, हवा में ना एक लिमिटेड वजन ही ले जा सकते हो। अब जो फाइटर जेट है उसको तो रडार के साथ मिसाइल्स भी कैरी करनी है, तो उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है रडार की। दैट मीन जो एयरक्राफ्ट, जो फाइटर जेट में रडार होता है उसकी रेंज कम होगी। उसकी रेंज को इफेक्टिव करने के लिए एक अवाक्स नाम का एक स्पेशल एक एयरक्राफ्ट होता है जिसमें हैवी रडार लगे होते हैं, बिकॉज उसने वेपन कैरी नहीं करना, तो जो वेट होता है वो सारा रडार का होता है। और दैट कैन सी अराउंड 450 टू 500 किलोमीटर। पर्पज क्या होता है अवाक्स का कि कोई मिसाइल आ रही है या कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है उसको डिटेक्ट करना। ठीक है, इसके अलावा एक होता है BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब क्या? अब रेंज तो देखने की 5-7 माइल तक ही होती है, उसके बाद बियॉन्ड विजुअल रेंज आपने हिट करना है टारगेट को, तो BVR मिसाइल्स यूज होती हैं। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट AESA, AESA, एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग एरे। ये होता है रडार, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड रडार, जो PL-15E में है। सो ये हमारा बैकड्रॉप है ये समझने का कि उस दिन क्या हुआ होगा। इसके अलावा एक बार इमेज दिखा देता हूं आपको, ये एयरक्राफ्ट कैसे होते हैं। ये है PL-15E मिसाइल। नाउ दिस वन इज अवाक्स, दिस वन इज टेकन फ्रॉम स्वीडिश कंपनी साब बाय पाकिस्तान, SAAB साब। ठीक है, इसका नाम है आयरियर 2000, एरियाई 2000। इसके अलावा ये पाकिस्तान ने 9 ले रखे हैं। इसके अलावा ये है चाइनीज ZDK
03 काराकोरम। ये चाइना के पास लगभग 4 है, दैट मीन्स चाइना के पास 13 के अराउंड अवाक्स है, इंडिया के पास सिर्फ 3 है। ओके, अब खेल सारा कैसे हुआ? सो राफेल उड़ा उस दिन। इसका टारगेट था एलओसी के पास सिर्फ 40-50 के किलोमीटर के दायरे में जो टेरर कैंप है उसको टारगेट करना। उसी के हिसाब से इसने अपना वेपनरी कैरी किया हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना, दूध गजला छाछ भी फूक फूक के पीता है, सो वंस बिटन ट्वाइस शाई। इन बेचारों ने बालाकोट स्ट्राइक भुगती हुई थी, ये अलर्ट पे थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। नाउ राफेल को डिटेक्ट कर दिया एरियाई प्लस ZD के 03 काराकोरम रेंज ने। जैसे डिटेक्शन हुआ, J-10C उड़े पाकिस्तान के। अब यहां पर खेल क्या किया, J-10C ने कंप्लीट रडार प्लस रेडियो साइलेंस बना के रखा। रडार प्लस रेडियो साइलेंस ऑन ही नहीं की, कोई इलेक्ट्रॉनिक, कोई इनका फुटप्रिंट नहीं। अब बात ये आती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट नहीं तो ये उड़े ही कैसे, बिकॉज उसके बिना तो उड़ ही नहीं सकता एयरक्राफ्ट। बेसिकली इस एयरक्राफ्ट को मिड एयर सपोर्ट प्रोवाइड किया अवाक्स ने, और ये एयरक्राफ्ट बड़ा लो एल्टीट्यूड पे उड़ा। वहां पे माउंटेनस रीजन है। माउंटेनस रीजन में क्या होता है, जो रडार होता है वो थोड़ा सा इनइफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट्स बनते हैं। और जितना लो एल्टीट्यूड पे उड़ते हो उतना ही आप स्टेल्थ वर्जन में बन जाते हो, क्योंकि आपको रडार पिक नहीं कर पाता। लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई किया प्लस गाइडेंस फ्रॉम द अवाक्स। अब यहां पर इसने, अब ओब्वियसली PL-15E की रेंज 145 किलोमीटर है, और ऐसा कहा गया कि राफेल ऑलमोस्ट LOC के 100 किलोमीटर के अंदर शॉट डाउन हुआ है, जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही है हाइपोथेसिस के हिसाब से। जैसे PL-15E मिसाइल 145 की रेंज में ना, J-10C 145 की रेंज में आया, PL-15E मिसाइल को उसने फायर कर दिया। अब अगेन दिस मिसाइल ऑल्सो अडॉप्टेड कंप्लीट रडार एंड रेडियो साइलेंस। अब बात ऐसी थी, इसको भी गाइड किसने किया, मिड एयर तक। एरियाई और ZD के 03 इसको गाइड किया मिड एयर तक। गाइडेंस इनसे मिल रही है, इसका कोई इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट नहीं, और ये सारा डाटा एनक्रिप्टेड था, कोई इसको बीच में इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। अब जैसे ही 20 किलोमीटर, जब 20 किलोमीटर की रेंज आ जाती है टारगेट से, PL-15E 20 किलोमीटर का डिस्टेंस रखती है, पास आ जाती है, तब इसका खेल स्टार्ट होता है। इसलिए इसका AI बेस्ड टर्मिनल रडार ओपन होता है। AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड AI बेस्ड टर्मिनल रडार वो एक्टिवेट होता है। अब PL-15E की स्पीड है माक 5। माक 1 का मतलब होता है इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकेंड। माक 5 का मतलब है 343 इंटू 5, 1715 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 1.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और डिस्टेंस कितना कवर करना है, सिर्फ 20 किलोमीटर। दैट मीन्स उस पायलट को जब ये समझ में आया कि वो लॉक हो चुका है, तब तक टाइम उसके पास सिर्फ 12 सेकंड थे, लेस देन 12 सेकंड। 11.66 सेकंड में PL-15E उसको टारगेट करने वाली थी। नाउ यू इमेजिन द मेंटालिटी ऑफ दैट पायलट। वो सब सोच रहे कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया, हमने वी हैव गॉट द 100% सक्सेस। सडनली वो बीप बजती है कि दैट यू आर लॉक्ड इन, और सिस्टम बताएगा सिर्फ 12 सेकंड का टाइम है आपके पास। 5 सेकंड के लिए दिमाग ब्लैंक हो जाता है कि ये हुआ कैसे, इस मिसाइल को हम डिटेक्ट कर क्यों नहीं पाए, मेरा सिस्टम फेल कहाँ हुआ। विद इन 12 सेकंड हो क्या सकता था, उसने फ्लेयर यूज किए होंगे, और बाई चांस फ्लेयर अटैक नहीं कर पाए 15E को, इजेक्ट किया, अल्टीमेटली राफेल वाज शॉट डाउन in just 12 seconds. Now this hypothesis has shocked the Western world completely, because पहली बार Chinese technology is put to test, और उन्होंने दिखाया कि अब जो है ना, वो टॉप गन मूवी जैसा जो डॉग फाइट होती थी ना, वो वारफेयर का टाइम जा चुका है। अब एयरक्राफ्ट में वो डॉग फाइट नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ डाटा, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। कैसे आप मल्टीपल अपनी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके शॉट डाउन करते हो, जिसने पहले देखा वो पहले मार देगा। खेल सारा यहाँ पे डाटा इंटीग्रेशन, AI बेस्ड टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी का हो चुका है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि दैट इंडियन पायलट्स वर इनकम्पिटेंट, नो, दे वर कॉट ऑफ गार्ड। सरप्राइज हुआ कि ऐसे हुआ क्या। और चाइना ने टेक्नोलॉजी की, खैर चाइना क्या, कोई भी नेशन कटिंग एज टेक्नोलॉजी कभी किसी को बताता ही नहीं। अब यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड
शॉक्ड है बिल्कुल। वाई? क्योंकि अब तक क्या था, यूरोप एंड यूएस दे वर द लीडर इन द मिलिट्री हार्डवेयर। अब चाइना मार्केट में आ गया है। इफेक्टिवली अगर देखा जाए, चलो मान लेते हैं कि चाइना के इक्विपमेंट यूएस के मुकाबले 90% इफेक्टिव है, लेकिन कॉस्ट तो उनका 40% पे है। प्लस अगर आपको यूएस का या यूरोपियन पावर्स का कोई भी इक्विपमेंट, कोई वारफेयर में आपने कोई वेपन यूज करना है तो कुछ लिमिटेशंस होती है, उनसे पूछना पड़ता है। यहाँ पे चाइना आपको कंप्लीट ऑटोनॉमी देता है, जितने मर्जी मारो, जब मारो, हमसे पूछो ही मत। नो दिस हाइपोथेसिस हैज शॉक्ड कंप्लीटली द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब रीजन क्या है ना, देखो एक बात बताओ, अब सीज फायर एब्रप्टली क्यों हुआ? लिंक करो डॉट्स को। इंडिया का अपर हैंड था, नो डाउट। 3 रीजन हो सकते हैं। पहला ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि सीज फायर हुआ है और मिलियंस ऑफ लाइव्स हैज बीन सेव्ड। अब मिलियंस ऑफ लाइव तो भाई अगर न्यूक्लियर वेपन फायर होगा तभी बच सकती हैं, अदरवाइज कन्वेंशनल वारफेयर से, टैंक से टैंक, एयरक्राफ्ट से कभी भी मिलियन का मतलब 10 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग इनसे तो मारे जाने हैं नहीं। अब ये एक न्यूज़ ये भी आ रही है CNN में कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करने का ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान का, हो सकता है कि ये रीजन हो। दूसरा, इंडिया को समझ में आया कि जो एयर सुपीरियोरिटी का मिथ था ना इंडिया का, वो डिबंक हो गया। और जब तक एयर सुपीरियोरिटी नहीं होगी आपकी, आपकी ग्राउंड फोर्सेस मूव कर ही नहीं पाएंगी। प्लस चाइना ने कह दिया दैट वी विल नेवर लेट पाकिस्तान सोवरेंटी टू गो डाउन, कि हम उनकी सोवरेंटी की पूरी रक्षा करेंगे। और चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी भी दिखा दी। कहीं ना कहीं ये 3 रीजन हो सकते हैं सीज फायर के, अदरवाइज क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है सीज फायर का? टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेटेजिक नहीं टैक्टिकल ही यूज होगा, या फिर ए डेंट इन इंडियाज एरियल सुपीरियोरिटी। इसने कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि इसके बाद तो फिर ड्रोन ड्रोन खेले दोनों साइड से, एयरक्राफ्ट तो गए ही नहीं। इसके बाद तो ड्रोन ड्रोन खेले, इधर से ड्रोन गए, उधर से ड्रोन आए, इधर से मिसाइल गई, उधर से मिसाइल आए, एयरक्राफ्ट तो मूव हुए ही नहीं। सो 3 पॉसिबिलिटी है सीज फायर की, एंड दिस इज द हाइपोथेसिस आई टेल यू। कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। जितना भी डाटा अवेलेबल था उसमें कनेक्शन बनाए मैंने, डॉट्स कनेक्ट किए और उसके बाद ये वीडियो बनाया। सो रेस्ट यू आर ऑल आर competent enough to do your own analysis. Thanks for watching.